क्या आपको पता है कि आज इंडिया और चाइना जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वो करीबन 2000 साल पहले एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। ये ताजुब की बात तो है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जूने पुराने रिश्तों में अचानक से ऐसी दरार पड़ गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के आज के तारीख में कोई एलाय नहीं है, क्योंकि 2019 पुलवामा अटैक के दौरान इंडिया के खास दोस्त इजराइल ने टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया को मदद करने का वादा किया। और इंडिया के खास दोस्तों में से एक वो भी आता है जो पूरी दुनिया से कटा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की, जो वैसे तो पूरी दुनिया से दुश्मनी पालता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ट्वीट पे उसने इंडिया को अपना एलाय बनाने की बात कह दी थी। पर क्या वाकई में अपने दुश्मन चाइना का जिगरी नॉर्थ कोरिया इंडिया का दोस्त बन सकता है? और क्या असल में कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, या वो सब बस दोस्ती की आड़ में बस अपना फायदा निकाल रहे हैं? आइए जानते हैं ना टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट डू अदर कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। जो चाइना खुद को इंडिया से बड़ा मानता है, उसने 1938 में वर्ल्ड वॉर के नुकसान से जूझते हुए इंडिया से ही मदद की गुहार लगाई थी। तब इंडियन लीडर्स ने ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था, और जब पूरे इंडिया में एक आना यूज करते थे, उस वक्त इंडिया ने चाइना को पूरे 22,000 रुपयों का फंड दिया था, और साथ ही एक एम्बुलेंस और 5 डॉक्टर्स की टीम को चाइना भेजा था, जिसने उनके 2000 साल पुराने रिश्ते को उतना ही मजबूत रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 साल पुराना रिश्ता कैसा रिश्ता? वेल, तभी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और मशहूर सिल्क रूट इंडिया और चाइना से होकर ही गुजरता था, जिस वजह से दोनों देशों का आपस में काफी ट्रेड होता था। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए 2004 में इंडिया चाइना ने 7000 करोड़ का ट्रेड कर खुद का ही बेंचमार्क तोड़ दिया था, जिसके बाद इस प्रॉफिट को और बढ़ाने 2005 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन किया था। अब यहाँ तक तो चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 2017 में इनकी इस दोस्ती में दरार आने लगी, क्योंकि 2017 में जब चाइना सड़क बनाने के बहाने जबरदस्ती भूटान के डोकलाम बॉर्डर में घुस गया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जुनिपर चलाया, जिस वजह से चाइना को मजबूर होकर अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। और उसी वक्त चाइना के करंट अफेयर कमेंटर ने ये कहा कि इंडिया को इग्नोर और अंडर एस्टिमेट करके चाइना ने बड़ी गलती कर दी है। ठीक ऐसा ही एक स्टेटमेंट उसके फॉरेन एनालिस्ट ने भी उसी साल इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीशन के बाद भी दिया था। हालांकि दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब तब हुए जब कोविड-19 के वक्त गैलवान वैली पे इनके बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सभी चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था। और बैन का जवाब देते हुए चाइना ने अपने यहाँ सभी इंडियन मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले भी चाइना ने कभी इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा हो गया तो उसे 2 चीजों का नुकसान होगा। पहला, उसका वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अब एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक करके इंडिया में शिफ्ट होने लगी है। दूसरा कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और FICCI के एस्टिमेशन के हिसाब से फिस्कल ईयर 2021-2022 में इंडिया की GDP 9.1% पे ग्रो होगी, जो कुछ ही सालों में कभी भी चाइना को पीछे छोड़ सकता है, जिसका बदला वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर, यानी जब इंडिया UN का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश करता है, तब चाइना हरदम उसके अगेंस्ट वोट करता है। और साथ ही वो हमेशा बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू रखता है, ताकि इंडिया उलझा रहे और उसकी ग्रोथ ना हो। नंबर 2, UK। जहाँ कभी अंग्रेज अत्याचार करके इंडिया से पैसे चुरा कर ले जाया करते थे, वहीं आज की तारीख में यानी 2019 में सिर्फ इंडियन कंपनीज ने ही यूके को 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करके दिया है, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिली है। और आज इंडिया यूके का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तो PM मोदी खुद यूके गए थे, लेकिन कितना भी हो जाए, हम इतिहास को पूरी तरह से मिटा थोड़ी ना सकते हैं। और इसीलिए तो आज इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ यूके की आंख का कांटा बनी हुई है, क्योंकि 2019 में नॉमिनल GDP के मामले में इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूके की लेबर पार्टी हरदम इंडियन मैटर्स में पड़ते रहती है और इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है, जबकि दुनिया के सामने वो इंडिया की काफी तारीफ करेगी। जो दोगलापन यही दर्शाता है कि यूके के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। पर यूके के दोगले स्वभाव का कारण है उसका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिस देश पर उसने 200 साल से भी ज्यादा राज किया, वो बस 70 सालों में उससे इतना आगे कैसे निकल सकता है। और यूके की इसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का सबूत 2016 का ये सर्वे रिपोर्ट बताता है, जिसके मुताबिक 43% यूके सिटीजन्स को आज भी यही लगता है कि उनका कॉलोनियल कल्चर यानी दूसरे देशों पर राज करना सही था, और ये उनके लिए गर्व की बात थी। और अगर उनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियलिज्म ही है, तो क्यों दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक देश बनने का ढोंग करते हैं?
उनका दूसरा एक ढोंग तो ये भी है कि खुद को इंडिया का एलाय बताने के बाद भी यूके इंडिया से भागे हुए सभी बड़े बड़े स्कैमर्स को पनाह देता है, और जब इंडिया उन स्कैमर्स को लौटा देने के लिए कहता है तब चोरों के लिए ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर वो अपील डिनाई कर दी जाती है। लेकिन बात तो कुछ ऐसी है ना कि यूएस के मांगने पर क्यों अमेरिकन क्रिमिनल्स को तुरंत हैंडओवर कर देता है, पर यूके ये सब खुलेआम नहीं करता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ इंडियन कंपनीज की वजह से ही मिल रहा है, और सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यूके के रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। और ऐसे में यूके दोगलापन दिखाने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। इट्स अ गेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट। नंबर 3, इजराइल। इस स्टेटमेंट ने खुद ही ये बयान कर दिया है कि इजराइल इंडिया के कितने करीब है, क्योंकि आमतौर पे जहां सारे वर्ल्ड लीडर्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वहीं इजराइल के पीएम ने ही इंडिया को अपना खास दोस्त बताया, और साथ ही पुलवामा अटैक्स के बाद उन्होंने डंके की चोट पर इंडिया का साथ देने की बात की थी। वैसे तो आज इन दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच के संबंध काफी पुराने हैं। दरअसल जब पूरी दुनिया में ज्यूज को परसिक्यूट किया जा रहा था, तब इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के ज्यूइश लोगों को पनाह दी थी, जिसके बाद इजराइल और इंडिया के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि एक एथनिक रिलेशनशिप भी फॉर्म हो गया था, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, इंडिया भी उसे अपना खास दोस्त मानता है। तभी तो एक न्यूट्रल देश होने के बावजूद जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच टेंशन चल रही थी, तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि इंडिया भले ही पैलेस्टीन को लेकर अपने पॉलिसीज चेंज ना करे, लेकिन इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखेगा, क्योंकि इनके इसी रिलेशन ने 10 सालों में दोनों देशों के बीच 66,000 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बिजनेस करवाया था। और हाल फिलहाल में दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के एरियाज में भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने दोस्त का भी फायदा करवाएं। नंबर 4, यूएस की बात करें भाई लोग, तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय यूएस कहा जाता है, क्योंकि 2019 में दोनों के बीच का ट्रेड तो करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका था। लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्में भी उनके लिए पैसे कमाने का एक मेन स्ट्रीम बन चुकी है। लिटरली वहाँ फिल्मों के रिलीज के पहले हफ्ते में ही सेल्स 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यूएस भी शायद इंडिया का एलाय बनने का सिर्फ ढोंग करता है। Relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. क्योंकि 2020 में जब इंडिया में लोग कोविड से बुरी तरह से जूझ रहे थे, तब इंडिया खुद वैक्सीन तो बना ही रही थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूएस से आ रहे थे उन्होंने उसका एक्सपोर्ट तक रोक दिया था। यूएस के एलाय बनने का ढोंग का दूसरा एग्जाम्पल है 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग, जहां रशिया इंडिया को मिलिट्री और पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा था। वहीं यूएस ने उस वक्त के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को अपने टास्क फोर्स 74 के साथ बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था, जिसमें 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, 200 मरीन ऑफिसर्स, 3 मिसाइल्स और ये सब कुछ था। अगर करंट सिनेरियो भी देखें तो 2019-2020 तक यूएस ही पाकिस्तान का टॉप डोनर था। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के खिलाफ इस डुअलिटी से यूएस का आखिर क्या फायदा होता है? वेल, उसका फायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पैसा। क्योंकि यूएस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड इंडियन स्टूडेंट से हर साल यूएस की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। और उसका दूसरा फायदा है चाइना से जीत, क्योंकि यूएस ये अच्छे से जानता है कि फिलहाल उसे ग्लोबल लेवल पे कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है, और इसीलिए चाइना के खिलाफ वो इंडिया से हाथ मिला रहा है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। यही चीज उसने तब भी की थी जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, और उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को हराने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान का साथ दिया था। इन शॉर्ट, यूएस की पॉलिसी ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और इससे आप दोस्त के घर पे अक्सर आना जाना भी कर सकते हो ना, और नजर रख सकते हो कि पड़ोसियों की तबीयत पानी कैसी है। नंबर 5, पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स ही नहीं बल्कि लोग भी शायद एक दूसरे को नेगेटिवली देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ हुए एक सर्वे के अनुसार 71% पाकिस्तानी इंडिया को एक सीरियस थ्रेट समझते हैं। भाई, थ्रेट किस बात का? इंडिया न्यूक्लियर बम फोड़ रहा है या इंडिया टेररिस्ट को भेज रहा है दुनिया भर में? और क्यों ना समझेंगे? वेल, समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उनकी स्कूल की किताबें ही उन्हें ये सब कुछ झूठा पढ़ाती है बचपन से, जैसे कि इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था एंड नॉट द अदर वे राउंड, या ये कि इंडिया में सूफी संतों ने इस्लाम को मुगल्स के आने से पहले ही फैलाने की शुरुआत कर दी थी, जबकि उनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है।
और सच तो यह है कि सूफी संत कभी किसी को कन्वर्ट कराने में मानते ही नहीं थे। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की सोच की बस एक झलक थी, पर वो इंडिया के बारे में और क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या मन घड़त कहानियां बनाते हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के जन्मदिन पर मोदी जी ने विश करते हुए किम जोंग उन को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये साबित होता है कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध है। और इसीलिए तो आज नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है और इंडिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी है। लेकिन हमारे और उनके रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया का लीडिंग ट्रेड पार्टनर इंडिया ही है, जिसने 2013 में कंट्री के एक्सपोर्ट में 400 करोड़ रुपयों का कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस से निपटने के लिए WHO की रिक्वेस्ट पे इंडिया ने 7 करोड़ की एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन वहां पर भेजी थी। और शायद इंडिया के इसी भाईचारे को देखते हुए आमतौर पे चुप रहने वाले किम जोंग उन ने पीएम मोदी के ट्वीट को एक्नॉलेज भी किया और इंडिया को एलाय बनाने जैसी इंपॉर्टेंट बात भी की थी। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया पे इंडिया सही में भरोसा कर सकता है? वेल, नॉर्थ कोरिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सो व्हाट डू यू थिंक, कैन नॉर्थ कोरिया बी ट्रस्टेड? और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल जरूरतों के मुताबिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया से अपना रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है? और क्या इंडिया इसमें कुछ अलग करता है? यह भी उन्हीं देशों में से एक है जो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के गुलाम है। और हो सकता है इन दूसरे देशों में इंडिया के बारे में भी एग्जैक्टली यही बातें बोली जा रही है। वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और